आज की ये बुक लोगों को यह समझने में मदद करती है कि वे ऐसी चीजें क्यों करते हैं जो खुद को चोट पहुंचाती हैं, जैसे ड्रिंक, स्मोकिंग, इंटरनेट एडिक्शन, गैम्बलिंग, ओवर ईटिंग, चीटिंग और भी बहुत कुछ, और वे इसे कैसे रोक सकते हैं। ऑथर एक डॉक्टर हैं जो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है और हम कभी कभी ऐसे तरीके क्यों अपनाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक जिसे हम कंट्रोल करते हैं और दूसरा जो ऑटोमेटिकली काम करता है। कभी कभी ये दोनों पार्ट्स एक साथ अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और इससे हम काम को टालते हैं, ज्यादा खाने या यहाँ तक कि किसी चीज के आदी हो जाने जैसे काम करते हैं। ये चीजें हमें दुखी करती हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीवायर बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिचर्ड ओकॉनर ने। चैप्टर 1, 2 ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं जो हमेशा अच्छी तरह से एक साथ काम नहीं करते हैं। पहला पार्ट है कॉन्शियस ब्रेन, जो हमें सोचने, प्लान बनाने और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा ब्रेन ऑटोमेटिक ब्रेन है, जो कि हमारी हैबिट्स और रिएक्शन को बिना सोचे समझे कंट्रोल करता है। कभी कभार ये दोनों ब्रेन किसी एक बात पर एग्री नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान कॉन्शियस ब्रेन से सोचता है कि कल से मैं हेल्थी खाना खाने की कोशिश करूंगा, पर उसका ऑटोमेटिक ब्रेन वही फास्ट फूड खाने की इच्छा पैदा करता है, क्योंकि हमें रोज यही खाने की आदत है और हम फास्ट फूड छोड़ ही नहीं पाते, और इसी वजह से जो बुरी हैबिट्स हम बना लेते हैं वो भी हम छोड़ ही नहीं पाते। ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, काम को टालना, स्मोकिंग, एडिक्शन, ओवर ईटिंग, ये सभी चीजें हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन से कंट्रोल की जाती हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बुरी है, फिर भी हम इनको करते हैं क्योंकि ये हैबिट्स हमारे अंदर गहराई से जड़ें बना लेती हैं। इन सभी हैबिट्स को बदलने या रोकने का एक ही तरीका है कि हम समझ जाएं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और कुछ ऐसे तरीके सीख जाए जिनसे हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स आपस में अच्छे से काम करने लगे। या और सिंपल में समझाऊं तो हम ऑटोमेटिक बिहेवियर को समझ जाएं और ये जान जाए कि कॉन्शियस ब्रेन का कैसे यूज करना है इन चीजों को बदलने के लिए। चैप्टर 2, द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। ये चैप्टर बताता है कि हमारा ब्रेन हमारे खिलाफ कैसे काम करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को पैदा कर सकता है। ये ऐसे बिहेवियर है जिसमें हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम कहते हैं। यह हमारे अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन जैसा है जिसे हम कभी कभी बिना वजह दबा देते हैं। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं या बहुत गम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको प्यार करने वाला आपको छोड़ के चला जाता है तो लोग अक्सर उसके गम में शराब पीना शुरू कर देते हैं। कभी कभी लोग किसी डर की वजह से भी शराब जैसी चीजें पीना शुरू कर देते हैं। सभी को पता होता है कि शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी लोग पीते हैं क्योंकि वो लोग उस चीज के आदी हो चुके हैं। ये सिर्फ शराब के लिए ही नहीं है, बल्कि जब आप ज्यादा इमोशनल होते हो तो आप काम को टालना भी शुरू कर देते हो। लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म, जिसमें हम ऑटोमेटिकली या जानबूझकर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब लोग सैड होते हैं तो वो ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता और कब ये आदत बन जाती है। जब लोगों को डर लगता है तो बहुत से लोग काम को टालते हैं क्योंकि वो डरते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। चैप्टर 3, फियर इनकॉग्निटो। डर एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे डर, गुस्सा, गिल्ट और शर्म हमें चोट पहुंचाते हैं, और ये इमोशन अक्सर बचपन से शुरू हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से बच्चे पानी से डरते हैं, बहुत से बच्चे गिरने से डरते हैं, और यही डर कई लोगों के अंदर बड़े होने के बाद भी रहता है। और जब आप पानी के पास जाते हैं तो आपका ब्रेन आपको पीछे खींच लेता है। एक और रियल एग्जाम्पल है, जैसे बचपन में हम जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे तो हमें पनिशमेंट दी जाती थी, और उस पनिशमेंट के डर से हम पढ़ने लग जाते थे। डर और भी कई तरीकों से हमारे सामने आ सकता है, जैसे हम काम को कई बार टाल देते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये काम मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा या इसमें मैं फेल हो जाऊंगा। इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है
कि इनके पीछे का कारण समझो और धीरे धीरे ये सब छोड़ने की कोशिश करो। चैप्टर 4 रेबल्स विदाउट कॉजेज। एंगर या गुस्सा भी डर की तरह स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। हेल्पफुल तब होता है जब हम इसको खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम सही के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर खुद की रक्षा के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अपने गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर आप गुस्से को दबाएंगे तो ये अलग अलग तरीकों से बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम गलत लोगों पर भड़क सकते हैं या अपने गुस्से को दबा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने गुस्से को दबा लेंगे तो बाद में आप उस बात के लिए शराब पीने लगेंगे और इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। हमें अपने गुस्से को समझना और सही जगह पर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। चैप्टर 5 बिकॉज यू आर स्पेशल। इस चैप्टर में हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत ही खास हैं और यही चीज़ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। कभी कभी लोग बड़े होते समय यह महसूस करते हैं कि वे हर किसी से अलग हैं और उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। उन्हें लगता है कि रूल उन पर लागू नहीं होते और यह सोच उन्हें बिना एहसास किए बिना बुरे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि वे स्पेशल बिहेवियर के हकदार हैं क्योंकि वे ज़्यादा इंटेलिजेंट, अमीर या ज़्यादा टैलेंटेड हैं। यह सोच उन्हें गलत ऑप्शन चुनने के लिए मोटिवेट कर सकती है, जैसे धोखा देना, झूठ बोलना या दूसरों की ज़रूरतों को अनदेखा करना। जब चीज़ें गलत होती हैं तो उन्हें जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने और अपनी गलतियों से सीखने में मुश्किल हो सकती है। ऑथर बताते हैं कि अलग होने की यह भावना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। लोग इम्पॉर्टेंट रूल्स और लिमिटेशंस को अनदेखा कर सकते हैं, जिससे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी हो सकती है। जब उन्हें स्पेशल बिहेवियर नहीं मिलता है तो वे बहुत परेशान भी हो सकते हैं। इससे उबरने के लिए यह पहचानना ज़रूरी है कि हर कोई यूनिक है, लेकिन कोई भी रूल्स से ऊपर नहीं है। पोलाइटनेस सीखना और यह समझना कि हम सभी इंसान हैं, हमें बेहतर ऑप्शन चुनने और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचने में मदद कर सकता है। चैप्टर 6 वेविंग द रेड फ्लैग। यह चैप्टर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के शुरुआती सिग्नल को बदतर होने से पहले नोटिस करने के बारे में है। ऑथर इन शुरुआती सिग्नल को रेड फ्लैग्स कहते हैं। ये छोटे सिग्नल हैं जो कि कुछ बड़ा गलत होने से पहले ही आपको बता देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है तो यह एक रेड फ्लैग है कि उन्हें शराब की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल से ज़्यादा काम को टालना शुरू कर देता है तो यह इस बात का साइन हो सकता है कि वे किसी ज़रूरी चीज़ से बच रहे हैं। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान देने से ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद मिल सकती है। इन सिग्नल को अनदेखा करने से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। इन बिहेवियर को जल्दी पहचान कर हम उन्हें जड़ जमा लेने वाली आदतों में बदलने से पहले उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसके बारे में खुद से और दूसरों से ईमानदार होने की ज़रूरत है। अगर हम किसी दोस्त या परिवार के मेंबर को रेड फ्लैग दिखाते हुए देखते हैं तो उनसे बात करना और उन्हें हेल्प करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर दूसरों को हमारे बिहेवियर में कोई कमी नज़र आती है तो हमें उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 7 द एनिमी इज अस। इस चैप्टर में ऑथर इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे हो सकते हैं। वह बताते हैं कि कभी कभी हमारे पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्से संघर्ष में होते हैं, जिससे हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारा एक हिस्सा सफल होना और कड़ी मेहनत करना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा फेल होने से डरता है और हमें काम टालने पर मजबूर करता है। ये अंदर का संघर्ष हमारे गोल को पाना और खुश रहना बहुत मुश्किल बना सकता है। आगे ऑथर एक लाइन कहते हैं कि हम दुश्मन से मिल चुके हैं और वह हम हैं। इसका मतलब है कि अक्सर हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हमारे भीतर ही होती हैं। इस पर काबू पाने के लिए
हमें अपने अंदर संघर्षों को समझने और उन्हें हल करने पर काम करने की जरूरत है। इसमें थेरेपी, सेल्फ रिफ्लेक्शन या भरोसेमंद दोस्तों से बात करना शामिल हो सकता है। इन संघर्षों को पहचान कर और उनका समाधान करके हम खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 8, ट्रॉमा एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ट्रॉमा एक बहुत ही पेनफुल या परेशान करने वाला एक्सपीरियंस है जिसका किसी इंसान के मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकता है। जब लोग ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके दिमाग में रीअसेंबली हो सकता है जिससे उन्हें कंट्रोल से बाहर और लगातार स्ट्रेस महसूस होता है। वे अपने ट्रॉमा से निपटने के लिए आदतें बना लेते हैं, जैसे कि शराब पीना, खुद को नुकसान पहुंचाना या दूसरों से दूर रहना। ट्रॉमा से गुजरने वाले लोग अक्सर अकेले महसूस करते हैं और मानते हैं कि दुनिया एक खतरनाक जगह है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करने वाला कोई इंसान अपनी भावनाओं से बचने के लिए ड्रग्स या शराब का यूज कर सकता है। दूसरे लोगों को दूर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फिर से चोट लगने का डर होता है। ये बिहेवियर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये लंबे समय में ज्यादा दर्द और अकेलेपन का कारण बन सकते हैं। ट्रॉमा से उबरना इन पैटर्न को तोड़ने के लिए जरूरी है। इसमें थेरेपी, भावनाओं से निपटने के अच्छे तरीके सीखना शामिल हो सकता है। अपने ट्रॉमा के कोर रीजन को समझ करके लोग अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। चैप्टर 9, वॉचिंग द परेड गो बाय। इस चैप्टर में ऑथर ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो मरे हुए इंसान की तरह जीवन जीते हैं, जैसे कि वे बस परेड को गुजरते हुए देख रहे हों। ये व्यक्ति अक्सर जीवन से अलग थलग महसूस करते हैं, रिस्क और नए एक्सपीरियंस से बचते हैं। वे कम से सेटिस्फाई हो सकते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर या निराशा का डर होता है। यह सोच सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकती है। कोशिश न करके ये लोग सोचते हैं कि वे दर्द और रिजेक्शन से बच सकते हैं। हालांकि जीने का यह तरीका अधूरी पॉसिबिलिटी और पछतावे की ओर ले जाता है। समय के साथ वे अपने जीवन से अनसैटिस्फाइड और निराशा की गहरी भावना महसूस कर सकते हैं। यह रवैया ज्यादा शराब पीने, टीवी देखने जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को जन्म दे सकता है। ये एक्टिविटीज टेम्परेरी राहत देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें नाखुशी के चक्र में फंसाए रखती हैं। इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए ऑथर जुड़ाव की ओर छोटे कदम उठाने का सजेशन देते हैं। इसका मतलब नई एक्टिविटीज को आजमाना, छोटे गोल सेट करना या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थेरेपी लेना हो सकता है। जीवन को यूं ही गुजरते हुए देखने के बजाय उसमें पार्ट लेना शुरू करना ही बड़ी बात है। चैप्टर 10, ब्रेन वॉश्ड एंड बर्नट आउट। यह चैप्टर बर्नआउट के मुद्दे पर बात करता है, खास तौर पर उन लोगों के बीच जो बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। समाज अक्सर हमें यह विश्वास दिलाने के लिए ब्रेन वॉश करता है कि हमें हमेशा और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिससे स्ट्रेस और अल्टीमेटली बर्नआउट होता है। बर्नआउट तब होता है जब लोग जरूरत से कम आराम के बिना बहुत लंबे समय तक खुद को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। वे हाई एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली थका हुआ और इनइफेक्टिव महसूस करते हैं। यह तनाव, हार और निराशा की भावना को जन्म दे सकता है। सेल्फ केयर और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लोगों को अपनी लिमिट्स को पहचानना और अपनी भलाई को प्रायोरिटी देना सीखना चाहिए। इसमें ब्रेक लेना, लिमिट तय करना और ऐसी एक्टिविटी ढूंढना शामिल हो सकता है जो आनंद और आराम लाती हों। चैप्टर 11, योर हुक्ड एडिक्शंस। इस चैप्टर में एडिक्शन के नेचर और वे किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर बात करते हैं। एडिक्शन ड्रग्स और शराब जैसे चीजों या जुआ, ज्यादा खाना या शॉपिंग जैसे बिहेवियर के हो सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का एडिक्शन हो, एडिक्शन व्यक्ति से कंट्रोल छीन लेता है और बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है। ऑथर बताते हैं कि एडिक्शन अक्सर स्ट्रेस, दर्द या ट्रॉमा से निपटने के तरीके के रूप में शुरू होते हैं। शुरू में एडिक्टेड प्रोडक्ट्स या बिहेवियर राहत देता है, लेकिन समय के साथ उसी इफेक्ट को पाने में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है। एडिक्शन व्यक्ति के कैरेक्टर और प्रायोरिटीज को खराब कर देते हैं। एडिक्शन बिहेवियर उनके लाइफ का सेंटर बन जाता है, अक्सर रिश्तों, हेल्थ और जिम्मेदारियों की कीमत पर। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं।
एडिक्शन पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। रिकवरी में नशे की लत के मेन रीजन को समझना और हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना शामिल है। इसके लिए दोस्तों, परिवार से सपोर्ट की भी जरूरत होती है। चैप्टर 12, ग्लूम एंड ड्रेड। यह चैप्टर निराशा और डर की भावनाओं पर गहराई से बात करता है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को जन्म दे सकती हैं। ये भावनाएं तनाव, अनसुलझे ट्रॉमा या निराशा की भावना के कारण हो सकती हैं। जब लोग नेगेटिव भावनाओं से ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, तो वे इससे निपटने के तरीके के रूप में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर रुख कर सकते हैं। निराशा और भय की भावनाएं एक सर्कल बना सकती हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए इन भावनाओं के असली कारणों को जानना जरूरी है। एक सोच, माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना है। माइंडफुलनेस में बिना किसी डिसीजन के अपने विचारों और भावनाओं के लिए प्रेजेंट और अवेयर रहना शामिल है। इससे लोगों को नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद मिल सकती है। सेल्फ कंपैशन का अर्थ है खुद के लिए काइंड होना और यह समझना कि हर कोई कभी न कभी संघर्ष करता है। लचीलापन बनाना जरूरी है। इसमें तनाव और सेटबैक से निपटने के लिए स्किल डेवलप करना शामिल है। ऑथर एक्सरसाइज, शौक से जुड़ने जैसी एक्टिविटीज का सजेशन देते हैं। ये पर्पज की भावना पैदा कर सकते हैं और मूड में सुधार कर सकते हैं, जिससे निराशा और डर की भावनाओं का मुकाबला करने में मदद मिलती है। चैप्टर 13, फेसिंग द अंडरटो। इस चैप्टर में ऑथर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। वह अंडरटो का यूज करते हैं, एक मजबूत धारा जो तैराकों को पानी के नीचे खींच सकती है, उन डिफिकल्टीज का बताने के लिए जो हमें जीवन में नीचे खींच सकती हैं। इन चुनौतियों को अनदेखा करना या उनसे बचना उन्हें और भी मजबूत और खतरनाक बनाता है। अंडरटो का सामना करने का मतलब है समस्याओं को एक्सेप्ट करना और उनसे भागना नहीं। यह डरावना और मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पाने के लिए जरूरी है। टालना टेम्परेरी राहत दे सकता है, लेकिन यह अल्टीमेटली ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स और गहरी निराशा की ओर ले जाता है। ऑथर लचीलेपन और डिफिकल्टीज का सामना करने और उन्हें मैनेज करने की कैपेसिटी के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। इसमें किसी के बिहेवियर और विचार के पैटर्न को समझना शामिल है। तनाव और चुनौतियों पर हम कैसे रिएक्शन करते हैं, यह पहचान कर हम इन रिएक्शन को बदलना शुरू कर सकते हैं और हेल्थी मुकाबला करने की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। इस प्रोसेस में थेरेपी एक वैल्यूएबल टूल्स हो सकती है। एक डॉक्टर व्यक्तियों को उनके डर और ट्रॉमा का पता लगाने में मदद कर सकता है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने के दौरान हेल्प और गाइडेंस दे सकता है। दोस्तों और परिवार के एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क को बनाना भी जरूरी है। ये लोग हमें साहस दे सकते हैं और हमें रिस्पॉन्सिबल बने रहने में मदद कर सकते हैं। ऑथर लचीलापन बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी देते हैं। इनमें रियलिस्टिक गोल सेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना शामिल है। फिजिकल एक्टिविटी, शौक और सोशल रिलेशंस भी खुशी, पर्पस और हेल्प प्रोवाइड करके लचीलापन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।